नमस्कार। स्वरवंदना थियरी एंड वोकल में मैं पूर्वा आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि राग इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, राग का मीनिंग क्या होता है, क्यों गाया जाता है, मतलब उसका पर्पस। तो वो मैंने वीडियो में बताया था कि मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए राग गायन किया जाता है। रंजकता ये उसका प्रधान गुणधर्म होता है। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि राग गायन करते समय कौन कौन से पैरामीटर्स हमें याद रखने चाहिए, राग के कौन कौन से अंग होते हैं, महत्वपूर्ण उसमें स्वर क्या क्या होते हैं, वो आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो आज ज़रूर पूरा देखिएगा, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। और जो नए व्यूअर्स हैं मेरे, तो अगर उनको कुछ और इसमें डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राग कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वरों से बनी हुई रचना होती है। विशिष्ट स्वर समूह जिसे हम कह सकते हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए गाया जाता है, रस निर्मिति के लिए गाया जाता है। तो इसमें अब राग गायन किस तरह से करें, ये हर किसी को, मतलब संगीत साधक को पढ़ने वाला डाउट होता है कि एक्सप्लोर करना मतलब उसमें क्या करना होता है। तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशंस में बताया था कि राग गायन, रागदारी गायन जहाँ पे बात आती है, शुरू होती है, तो वहाँ पे नियम शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या क्या नियम होते हैं, ये स्वरों के नियम होते हैं, किस तरह से इन्हें हमें प्रेजेंट करना होता है, किस तरह से उनका उपयोग करना होता है। तो इसमें पहला जो स्वर आता है राग का, जिसे पहला अंग कहेंगे हम, वो होता है वादी स्वर। राग में गाया जाने वाला, बार बार गाया जाने वाला और सबसे ज्यादा गाया जाने वाला, आवृत होने वाला स्वर, उसे कहते हैं हम वादी स्वर। राग का प्रमुख स्वर, ऐसे आप शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है संवादी स्वर। जैसे वादी प्रमुख हो गया तो संवादी उप प्रमुख का काम करता है, सेकंड प्रायोरिटी। तो जितना कि वादी को मतलब हेल्प करता है, जैसे ये स्वर वादी के जितना नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा कम, लेकिन और बाकी स्वरों से ज्यादा वो राग में यूज किया जाता है, गाया जाता है। वादी हो गया, संवादी हो गया। फिर उसके बाद आता है वर्ज स्वर। वर्ज मतलब आपको नाम से ही पता चलेगा कि वर्ज मतलब जो स्वर राग में बिल्कुल भी नहीं गाए जाते, बिल्कुल नहीं आते, यूज नहीं किए जाते, उन्हें वर्ज स्वर कहते हैं। हर एक राग में वर्ज स्वर होगा ही ऐसा नहीं है, कोई राग में कोई वर्ज स्वर नहीं होता, उसमें सारे स्वर गाए जाते हैं। तो इस पैरामीटर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन ये अभी क्लियर किया मैंने कि हर एक राग में वर्ज स्वर हो ये जरूरी नहीं। वादी, संवादी, वर्ज स्वर। उसके बाद आता है गान समय। हर एक राग का एक विशिष्ट समय होता है गाने का। अभी आज का मतलब आज के दिनों में जैसे अभी प्रोग्राम्स होते हैं क्लासिकल के, तो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब ऑडिटोरियम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जैसे टाइम स्लॉट मिले तो मतलब 3-4 आवर्स के प्रोग्राम में 3-4 उससे ज़्यादा भी कभी कभी कलाकार जो होते हैं वो गाकर चले जाते हैं। तो हमेशा ये टाइम स्लॉट फॉलो होता ही है ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हर कोई जो साधक होता है, कोई कलाकार होता है, तो ये राग, हर एक राग का गाने समय फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करता है। इसका मतलब इसका यूज़ ऐसा है कि हर एक राग का जो गायन समय डिसाइड किया है पंडित लोगों ने बहुत साल पहले, तो वो समय पे उस राग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा और अच्छा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम भूप राग का एग्जांपल लें, तो भूप राग का गायन समय है रात का पहला प्रहर, यानी कि 7 बजे से लेके आगे। तो ये जो टाइम स्लॉट डिसाइड किया है भूप राग के लिए, तो अगर उस समय वो ज़्यादा गाया जाए तो उसका रियाज भी अच्छा हो सकता है, उसका इम्पैक्ट भी अच्छा आता है। तो ये हो गया एक राग का एग्जाम्पल। और गायन समय हर एक राग का फिक्स्ड है, बस हमें वो याद करना पड़ता है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो वादी, संवादी, वर्ज स्वर, गायन समय। फिर उसके बाद आती है जाति। जाति वो होती है, जैसे राग में आरोह और अवरोह होता है। विशिष्ट स्वर समूह के, जैसे मैंने मेंशन किया था कि विशिष्ट स्वर समूह को हम राग कहते हैं। तो ये स्वर समूह किस तरह से आता है अपने सामने, आरोह और अवरोह।
तो आरोह में कितने स्वर है और अवरोह में कितने स्वर है किसी राग के, उससे उसकी जाति डिसाइड होती है। जैसे अगर किसी राग में, ये भूप का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, भूप राग में 5 स्वर होते हैं, आरोह में 5 और अवरोह में भी 5। उसमें मध्यम और निषाद ये वर्ज्य है, और सा रे ग प ध सा ऐसे उसका आरोह आता है, और सा ध प ग रे सा ऐसा अवरोह आता है। तो इसमें 5 स्वर हो गए, सा रे ग प ध। तार षडज फिर से काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो षडज का ही तार स्वरूप है। एक स्वर का एक ही बार रूप काउंट होता है, ये सब लोग ध्यान में रखिए। तो जहाँ पे 5 स्वर है वो जाति हो गई ओडव जाति। मैं फिर से एक बार बताती हूँ, जिस राग में 5 स्वर है वो ओडव जाति का राग हो गया, जिसमें 6 स्वर है वो षाडव जाति का राग हो गया, और जिसमें संपूर्ण है वो संपूर्ण जाति का राग हो गया। तो अभी इसमें और सब टाइप्स आ सकते हैं, जैसे कि किसी राग में आरोह में 5 और अवरोह में सब स्वर होते हैं, जैसे कि भीम पलास। रागों का इंट्रोडक्शन ये बाद में के जितने भी मतलब वीडियो आने वाले हैं मेरे, उसमें एक एक राग मैं इंट्रो करने ही वाली हूँ, तो उसमें आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन आज आप इतना ही समझ लीजिए कि सॉरी, किसी राग में आरोह में 5 और अवरोह में अगर 6 स्वर है तो वो होता है ओडव षाडव। आरोह में 5, अवरोह में सारे स्वर है, 7 स्वर है, तो वो हो गया ओडव संपूर्ण। तो आरोह और अवरोह इन दोनों में कितने स्वर है, इससे उसकी जाति डिसाइड होती है राग की। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। जाति, वादी, संवादी, वर्ज्य स्वर, जाति, गायन समय, ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो साधक को हर एक राग की याद करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। मैं आपको सलाह दूंगी, जो लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, कि आप हर एक राग का पूरी तरह से अध्ययन कीजिए। जैसे कि अभी एक भूप राग ले लिया, भीम पलास ले लिया, तो ऐसे नहीं करना कि किसी राग का बस आलाप तान ही कर लिया और बस उसकी इन्फॉर्मेशन छोड़ दी। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। जब हम राग का रियाज करते हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, उसका चलन के साथ साथ उसका पूरा एक एक अंग देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या है। तो आपका मतलब जो आलाप तान है वो टैली भी हो सकता है, और आपको याद करने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप ऐसे अगर रट्टा सिर्फ मारोगे, उसका सिर्फ बाय हार्ट करोगे, तो उस मतलब पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। वो आप एक सर्टेन टाइम के बाद भूल जाओगे। तो आप हमेशा कभी भी जो भी राग रियाज करने बैठोगे तो उसके तभी आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख लिया कीजिए और टैली भी किया कीजिए कि अगर इस राग में अगर एक आध स्वर वर्ज्य है या फिर ये वादी स्वर है, तो मुझे अभी रियाज के वक्त ये वादी स्वर ज़्यादा गाना है, उसको ज़्यादा आवृत करना है। तो ये सब राग के नियमों में भी आता है कि वादी स्वर, संवादी स्वर अगर हमको पता है तो हम स्मार्टली उसका यूज़ राग गायन करते समय कर सकते हैं। आलापी के समय इसका बहुत ज़्यादा हमें विचार करना पड़ता है। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। राग के सबसे प्रमुख जो पॉइंट है, पैरामीटर है, वो होता है थाट। अब ये थाट क्या होता है? थाट का एक विस्तृत वीडियो मैं बाद में शेयर करने वाली हूँ, लेकिन आज सिर्फ उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। थाट मतलब ओरिजिन, राग का ओरिजिन। जैसे कि ऐसा स्वर समूह होता है जो मतलब जिसमें से राग की निर्मिति होती है। एक थाट में बहुत सारे राग की निर्मिति हो सकती है। अब इसका मतलब थोड़ा सा डिटेलिंग आएगा, ये एक शॉट में आपको नहीं समझ में आएगा। तो थाट और थाट से उत्पन्न होने वाले जो राग है, तो उसका विथ एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि थाट होता क्या है, राग और थाट में फ़र्क क्या होता है, और हमें कितने थाटों का अभ्यास करना है। तो आज हमने राग के सब पैरामीटर्स देखे, वादी, संवादी, वर्ज्य स्वर, जाति, गायन समय, और ये जो थाट है उसके बारे में हम बाद में जानकारी लेने ही वाले हैं। राग की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि राग में शुद्ध, कोमल स्वर, तीव्र स्वर,
इनके बारे में भी हमें जानकारी रखनी है, याद करनी पड़ती है। कौन कौन से राग में कौन कौन सा स्वर कोमल है, कौन सा तीव्र है, या सारे स्वर शुद्ध है, ये भी राग का नियम ही है। और ये नियम के अनुसार ही हम राग को विस्तृत प्रकार से गाते हैं। तो ये हर एक साधक ने याद रखना चाहिए कि राग आप हर एक अंग से अभ्यास कीजिए, उसके स्वरों के बारे में, आरोह अवरोह चलन के बारे में। तो ये भी हम मतलब अच्छी तरह से फिर उस राग को प्रेजेंट कर सकते हैं। राग का चलन और थाट, इस बारे में हम आने वाले वीडियो में जानकारी लेंगे। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। सो टिल देन, गुड डे, बाय बाय।